नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। नक्सलवाद वो जख्म जिसने दशकों तक भारत के दिल को छलनी किया, जंगलों में छिपी बंदूकें, विकास के रास्ते में बारूद और निर्दोष लोगों की जान पर खेलती लाल हिंसा। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। अमित शाह ने लोकसभा से ऐलान कर दिया है कि भारत अब नक्सल मुक्त है, पर इस पर अब कांग्रेस पार्टी राजनीति करने में जुट गई है। कांग्रेस सवाल कर रही है। कांग्रेस जो सालों तक नक्सल समस्या को सामाजिक आर्थिक मुद्दा बनाकर सॉफ्ट अप्रोच अपनाती रही, वो अब सवाल उठा रही है। कांग्रेस कह रही है कि अमित शाह का दावा पूरी तरह से खोखला है। कांग्रेस ऑपरेशन पर आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रही है। वैसे चर्चा अमित शाह लोकसभा में तो कर रहे थे, पूरी डिटेल्स भी बता रहे थे, लेकिन राहुल गांधी लोकसभा में मौजूद नहीं थे। पर चर्चा से भागना और कांग्रेस का ये सवाल उठाना भी सवालों के घेरे में है। बीजेपी ने तो नक्सलवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों भी ले लिया। किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नक्सली उग्रवादी नेताओं से ताल्लुक है। तो नक्सल मुक्त भारत कैसे फंस रही है कांग्रेस पार्टी, इस पर आज चर्चा करेंगे। साथ ही असम कांग्रेस में बवाल काफी ज्यादा है। अब कांग्रेस के उम्मीदवार पर हमले को लेकर राजनीतिक पारा हाई है। असम की नाडौर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुनील कुमार छेत्री पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला किया गया, जिसको लेकर काफी ज्यादा बवाल हो रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नक्सल मुक्त भारत मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि, लेकिन कांग्रेस पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है? क्यों कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है? क्योंकि कांग्रेस के पास उपलब्धि के लायक कुछ है ही नहीं। पूरे 70 साल के कार्यकाल में अभी जितने ज्यादा समय तक सरकारें रही वो कांग्रेस की ही रही, और उसमें भी सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री जो रहे किसी एक परिवार के, वो राहुल गांधी के परिवार के रहे। लेकिन एक भी ऐसा अचीवमेंट दिखा दे जो सरकार ने अपने बदौलत किया हो, एक कमिटमेंट के साथ किया हो। इसके पास कोई उपलब्धि ही नहीं है। सारी उपलब्धियां जो कि आज पूरी की जा रही है वो सब समस्याओं की जड़ भले ही कांग्रेस है। ये नक्सलवाद उभरा, और उसके बाद जो नक्सलवाड़ी से नक्सलवाद की समस्या उभरी वो भी कांग्रेस की ही देन थी। वामपंथियों को वहां सरकार में समर्थन देकर कांग्रेस ने ही इनडायरेक्टली उन वामपंथियों को हथियार उठाने पर भी उसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, वो भी कांग्रेस की समस्या थी। ये नक्सलवाद के जितने सिंपैथाइजर, इंटेलेक्चुअल जो बुद्धिजीवी कहे जाते हैं, वो सब कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए इसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताते हुए कि समाज में असमानता को दूर करने के लिए जो पहल इन लोगों ने किया है, इनके साथ बातचीत करना चाहिए, ये बातचीत से समस्या का समाधान होगा, वो भी कांग्रेस की ही पैदा की हुई समस्या थी। जिस तरीके से ये लगातार कहते रहे नहीं नहीं कश्मीर में अगर समस्या का समाधान चाहिए, आर्टिकल 370 खत्म करना है अगर, तो उसके लिए कश्मीर के लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, वहां पर रिफरेंडम कराना पड़ेगा, प्लेबिसाइट कराना पड़ेगा। वहां पर समस्या केवल कश्मीर की नहीं है, इसके लिए पाकिस्तान से भी बात करना पड़ेगा, और पूरे देश के मुसलमान इससे नाराज हो जाएंगे, इसलिए पूरे देश के मुसलमानों से भी बातचीत करनी होगी। ये समस्याओं को इतना उलझा देने वाली पार्टी थी कि उससे देश उभर ही नहीं पाया, कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अब अमित शाह ने कमिटमेंट किया कि नहीं, ये जो रेड कॉरिडोर अभी बचा हुआ है महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, ये सब पूरा का पूरा इलाका अभी भी नक्सलवाद की समस्या से ग्रस्त है। इसके पीछे की वजह यही है कि सबसे पहले इसके जड़ों को काटो, और जड़ों को काटने के लिए इसके मेन लीडर के ऊपर हमला करो। उसे सरेंडर करना पड़ेगा, या फिर सरेंडर नहीं करोगे तो अरेस्ट करना पड़ेगा, या फिर अरेस्ट भी नहीं हुआ तो फिर इनकाउंटर करना पड़ेगा। और ये अगर 2024 के बाद ये पहल शुरू हुई तो 700 से ज्यादा इनकाउंटर हुए, मारे जा रहा था नक्सलवादी, दर्द इन लोगों को हो रहा था। इसीलिए तो अमित शाह ने कहा कि 2000 से ज्यादा आर्टिकल्स लिखे गए हैं। ये कौन पत्रकार है जो कि बार बार उस समस्या में अपने पोषण का आधार तैयार कर रहे थे कि नहीं नहीं ये समस्या ऐसी है जिससे बातचीत से निपटाया जा सकता है। किसके साथ बातचीत करोगे?
ये तो कांग्रेस की सरकार नहीं है जो आतंकवादियों के साथ भी बातचीत का एक रास्ता तैयार करे। जो आतंकवादी है, जो आतंक का रास्ता अपनाए हुए है, जो हथियारों की भाषा बोल रहा है, उसके साथ बातचीत, डायलॉग्स, अगर उसे डायलॉग्स के साथ सामने आना है तो सबसे पहले हथियार डालना पड़ेगा। यही पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैले हुए उन सेपरेटिस्ट आंदोलन वाले संगठनों के साथ भी हुआ जो कि आतंकी संगठन बन चुका था। सारे संगठनों ने सरेंडर तब किया जबकि मोदी सरकार ने सीधे तौर पर आदेश दिया कि कोई भी स्टेट हो, नागालैंड हो या फिर असम हो, उल्फा हो या फिर नागालैंड के संगठन हो, मणिपुर हो या फिर मिजोरम हो, ये सारे जितने भी संगठन जो अपनी मांग के लिए हथियार का सहारा ले रहा है, उससे डायलॉग्स नहीं होंगे, बातचीत नहीं होगी। उसके साथ बातचीत होगी जो सरेंडर करने के लिए तैयार है। तो आज नागा पीस एकॉर्ड साइन हुआ, शांति व्यवस्था वहां पर है। म्यांमार के साथ हमने कोऑर्डिनेशन किया, वहां पर उसके टेरर कैंप को ध्वस्त किया। पाकिस्तान की भी यही स्थिति है, कश्मीर में भी वही स्थिति रही और वहां पर हम धीरे धीरे सामान्य तरीके से सोचते रहने नहीं, कश्मीर के लोग तो निर्दोष हैं, ये कुछ लोग भटके हुए हैं, उसके साथ बातचीत किससे करो, उसके लीडर से। यहाँ प्रधानमंत्री के आवास पर आकर कश्मीर का सेपरेटिस्ट लीडर बातचीत करता था। आज वो स्थितियां बदली तो कश्मीर में भी जो उसका सिंपैथाइजर ग्रुप था वो सब टूट रहा है। मस्जिदों में जो मौलाना तकरीर के नाम पर ये अलगाववाद पैदा करता था वो टूट रहा है। तो ये समस्या के समाधान वाली सरकार है और ऐसी सरकार कांग्रेस को तो पसंद नहीं आएगी, क्योंकि लोगों को जो उम्मीदें बढ़ी है उस उम्मीदों पर अगर बाय द वे किसी बार सरकार आ गई कांग्रेस की तो उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे तो उसके बाद फिर से 20 सालों के लिए सरकार नहीं आएगी। जो कांग्रेस किया करती थी कि देखो कांग्रेस ही एक पार्टी है जो देश में स्थायी सरकार दे सकती है। अगर किसी और पार्टी को जिताए तो बीपी सिंह आएंगे, 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, चंद्रशेखर आएंगे, 6 महीना में इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी, मोरारजी देसाई आएंगे, उनकी भी यही हसर होगी और चौधरी चरण सिंह को 6 महीना में सरकार खत्म कर दी जाएगी। ये ऐसे पार्टी थी जिसने लोगों के दिमाग में भर दिया कि अगर इन पार्टियों को समर्थन दिए तो देखो कैसे 5-6 प्रधानमंत्री जो कि अपना कार्यकाल तक पूरा नहीं कर पाया तो कांग्रेस ही एक स्थायी सरकार दे सकती है। ये लोगों के दिमाग में कांग्रेस ने भरा। डेवलपमेंट अपनी जगह पर है, नहीं करेंगे कोई बात नहीं है, कोई और आधार समस्याएं वैसी रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं होगी, स्थायित्व की तो बात होगी कि एक सरकार तो स्थायी है। और यही दिमाग में भरा गया, इसलिए दूसरे मुद्दे को दबा दिया गया। अब सरकार ने उम्मीद जगा दी, हमें विकास भी चाहिए, लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, हमें अब उन समस्याओं से निदान चाहिए जो सालों से चलता आ रहा है, चाहे कश्मीर की हो, आतंकवाद की हो या फिर नक्सलवाद की हो। अब इसी पे अमित शाह बात कर रहे थे कि देखो भाई 4,900 से ज्यादा लोगों ने सरेंडर किया है और 3,000 लोगों ने सरेंडर नहीं किया तो अरेस्ट किए हम, क्योंकि उन लोगों ने हमारे जवानों के ऊपर फायरिंग नहीं की, गोलियां नहीं चलाई, वो अरेस्ट हो गया। लेकिन 700 ऐसे खूंखार लोग हैं सब जो कि जिसे अरेस्ट करने की कोशिश की तो जवानों के ऊपर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर, पुलिस के ऊपर फायरिंग किया, तो फिर उनको ऊपर ही पहुंचाना पड़ा। अगर ऊपर में फायरिंग करोगे तो तुम्हें सबसे ऊपर जाया जाएगा। तो इसलिए अमित शाह ने ये सारी बातें कही। अगर इन आंकड़ों से दिक्कत है तो कांग्रेस एक और आंकड़ा लेकर आ जाए। अगर इस समस्या पर चर्चा करनी है तो चर्चा में आपके नेता पार्टिसिपेट कर रहे थे, बताते कि नहीं भाई हथियार का जवाब कैसे दिया तो राहुल गांधी को मौजूद रहना चाहिए था, अमित शाह की सारी बातों का जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो तो मौजूद ही नहीं थे। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष है, उनको वहां पर उपस्थित रहना चाहिए था जी। और काउंटर करना चाहिए था, इंटरवेंशन करना चाहिए था कि नहीं नहीं आप ये जो बोल रहे हो वो गलत है, लेकिन वो इस पर बोल ही नहीं सकता। राहुल गांधी को पता है कि आजकल उनके ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप लगा हुआ है कि वो हिंदुस्तान में अर्बन नक्सलिज्म के सबसे बड़े पैरोकार हो चुके हैं और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उसकी मानसिकता अर्बन नक्सल वाली है। और अमित शाह ने यही बात कही है कि जिसे अर्बन नक्सल कहते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, उसका भी खात्मा जरूरी है, क्योंकि वही दिमाग है, ब्रेन वही है, ये तो हथियारबंद दस्ता है। और अगर ब्रेन डेड नहीं हुआ
तो फिर वो नई खुराफात करना शुरू करेगा और फिर से ऐसे ही फौज खड़ी करना शुरू कर देगा जो हथियार लेकर किसी की भी हत्या कर सकता है। इसलिए कांग्रेस ने एक दूसरा रास्ता अपना लिया। हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमें बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी का रटा रटाया शब्द जो आजकल लोकसभा में मणिकम टैगोर बोल रहा है, वो कहता है राहुल गांधी के हम सबसे नजदीकी लोगों में से हैं, इसलिए हम तो उन्हीं की भाषा बोलेंगे। तो इसलिए इन लोगों के पास कोई आधार नहीं है और राहुल गांधी तो ऐसे बेइज्जत हुआ है जिस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद ओम बिरला बैठे होते हैं। राहुल गांधी की हिम्मत ही नहीं होती कि लोकसभा में बैठकर डिबेट कर सके। इतनी शर्मिंदगी आती होगी, ऐसे शर्मिंदगी तो आनी नहीं चाहिए क्योंकि इसके पास शर्म है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो नजरों में ऐसा लगता होगा कि उधर की तरफ से ट्रेजरी बेंच की तरफ से कोई हमारे तरफ देखेगा, मुस्कुराएगा और ओम बिरला भी चेयर पर बैठे हुए मुस्कुराएंगे तो फिर हम बोलने के लायक नहीं रह पाएंगे। इसलिए राहुल गांधी तो उस दिन से संसद से गायब ही है, उसके बाद से वो दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन अपने चेलों को भेज दिया है डिस्टर्ब करने के लिए और वही स्थिति इस पर रही। लेकिन उसका परिणाम अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने विरोध किया और लोगों ने कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया, जो हमेशा दिख रहा है। बिल्कुल, क्योंकि बात चुनावी राज्यों की कर लेते हैं, वहां पे तो विरोध ही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी पर हमला किया गया है वो बीजेपी ने करवाया है। ये पूरा मामला क्या है, क्या कुछ चल रहा है असम में? ये तो असम के लोग ही बताएंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होने न होने से छेत्री के ऊपर हमले का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति विचारधाराओं से पूरी तरह से समझौता कर ले, उसके बाद उन लोगों के साथ चला जाए एक केवल विधानसभा चुनाव लड़ने या जीतने के लिए, उसके साथ तो लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं। ये पहले ऑल असम गोरखा स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हुआ करता था और गोरखा जो कि प्योर हिंदू, गोरखा जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा था, जो कांग्रेस से लड़ते हुए अपना संगठन बनाया। कांग्रेस की सरकारों में उनके लोगों पर दमन हुआ, जो मुसलमानों को असम में बसाकर कांग्रेस ने गोरखा की समस्या का समाधान करने के बदले उसको बढ़ाया। और वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो आ नहीं सकता था, वहां पर जगह थी नहीं, कांग्रेस में जाकर वहां से चुनाव लड़ने के चला गया। तो वो कांग्रेस में चुनाव लड़ने के लिए चला गया तो इसका मतलब वो सीट भी वैसे ही रहेगी जहां 15-20% उसके अपने लोग होंगे। स्टूडेंट यूनियन का अच्छा प्रदर्शन रहा है, चाहे अखिल गोगोई हो या फिर ये असम गण परिषद हो। ये सारी पार्टियां पहले स्टूडेंट विंग का ही कार्यभार संभालती थी और उसी में हेमंता बिस्वा शर्मा भी उसी समय से राजनीति करते आए हैं, इसलिए इसको भी लगा विधायक बन जाएंगे, आगे संभावना बनी है। लेकिन लोगों ने बताया कि तुम विचार से समझौता करोगे तो हम लात घुस्सों की ही भाषा का उपयोग करेंगे, तुमसे संवाद नहीं किया जा सकता। इसलिए संवाद नहीं किया गया और जैसे ही ये प्रचार के लिए गया इसकी पिटाई हो गई। अभी तो शुरुआत है। ये असम में 9 अप्रैल तक चुनाव होते होते पता नहीं कांग्रेस के कितने प्रत्याशियों की पिटाई हो। और जो माहौल अभी तैयार हो रहा है, जिस तरीके की बातें ये गौरव गोगोई के लिए की जा रही है, हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं ये पाकिस्तानी एजेंट यहाँ क्या कर रहा, ये अपनी एफिडेविट में ये जो फॉरेन एसेट है उसका डिक्लेरेशन क्यों नहीं कर रहा। जो सारे आरोप अभी लग रहे हैं, हमें तो लगता है अभी तक राहुल गांधी वहाँ जा नहीं रहे, प्रियंका वाड्रा जो कि प्रभारी है वहाँ पर प्रचार नहीं कर रही। ये लोगों को भी लग रहा है कि पिछली बार तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने गए थे तो फिर वहां से बीच रास्ते से खदेड़ दिया गया, इस बार प्रचार करने के लिए जाएंगे तो वहां पर कोई ऐसा माहौल क्रिएट ना हो जाए कि प्रत्याशियों की तरह इनके मंच पर भी हंगामा खड़ा हो जाए, कोई जूता चप्पल फेंक दे, जो कि कांग्रेस के तरीके रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस ने असम में 30 लाख मुसलमानों को, घुसपैठियों को लाकर बसा दिया और असम के लोग इतने गुस्से में हैं वहां के हिंदू कि राहुल गांधी अगर जाते हैं तो उनके अगर काले झंडे दिखाए जाएंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो असम के नाडौर इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी सुनील कुमार छेत्री अपनी टीम के साथ जनसंपर्क कर रहे थे। इसी दौरान अचानक कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया। बताया तो जा रहा है कि उनके काफिले पर जमकर पत्थरबाजी हुई है, कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की और मारपीट भी हुई है। मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। हमले के बाद छेत्री
को हल्की चोटें भी आई हैं। हालांकि उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पर इस पर राजनीति गर्म है तो वहीं नक्सलवाद के मुद्दे पर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस पार्टी आज खुद सवालों के घेरे में है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।